इससे पहले वाली वीडियो में हमारी आपकी बात चल रही थी कि ईएसआई किन एम्प्लॉय पर लागू होता है। तो हमने बताया था कि आपको इन सारे एम्प्लॉय पे लागू नहीं होता है। इन्हीं ने डिसाइड जो वेज का सिस्टम दिया है, सैलरी के सिस्टम से ही ईएसआई कानून लागू होता है। इसमें मैंने बताया था कि ईएसआई में अगर किसी एम्प्लॉय को 21,000 रुपया सैलरी मिल रहा है तभी वो ईएसआई के अंतर्गत कवर्ड होगा, वरना वो ईएसआई एक्ट से बाहर रहेगा, उसके ऊपर ईएसआई कानून नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आदमी, कोई व्यक्ति या एम्प्लॉय 21,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी पाता है तो वो अपना खुद इलाज करा सकता है, उसको ईएसआई एक्ट के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसे इस स्कीम में, जो इंश्योरेंस की स्कीम ने गवर्नमेंट चलाई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो अपना इलाज खुद करा सकता है और अपनी फैमिली का भी वो इलाज करा सकता है। लेकिन धीमे धीमे इसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के ये एम्प्लॉय की 21,000 रुपये सैलरी हुई। लेकिन ये अमेंडमेंट कब कब हुए, इनके बारे में थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। जो एम्प्लॉय की सैलरी थी सबसे पहले 1997 में, 1997 में 6500 रुपया, 6,500 रुपया थी सैलरी। फिर बढ़कर 2004 में 7,500 रुपया हो गई, जिसको 7,500 हुई। उसके बाद फिर 2006 में 10,000 रुपया हो गई, फिर 2010 में 15,000 रुपया हो गई, और फिर 2016 में नया अमेंडमेंट हुआ और इसमें सैलरी एम्प्लॉय की 21,000 रुपया कर दी गई। इसके बाद ये कोई नया अमेंडमेंट तो 2019 में भी हुआ है, लेकिन इसमें जो है सैलरी में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। इसको 21,000 रुपये तक के ही रखा गया है और इसमें कोई भी सैलरी को बढ़ाया नहीं गया है। अच्छा, अब ये बात हुई कि इन एम्प्लॉय को इसमें शामिल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आज जो है कि इसमें जो है कंट्रीब्यूशन, ईएसआई का जो फंड होता है, दरअसल इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन शामिल रहता है। अब इसमें ये देखना है कि ईएसआई में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कितना रहता है और एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी से कट जाता है। अच्छा, इसमें एम्प्लॉयर की ड्यूटी रहती है कि सबसे पहले एम्प्लॉय पर इस पर बोझ डाल दिया गया है, जो एम्प्लॉयर है, कि इसका एम्प्लॉय का वो रजिस्ट्रेशन करे, और ये उसकी ही ड्यूटी में शामिल किया गया है। एम्प्लॉय की ड्यूटी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है? इसमें कंट्रीब्यूशन इस समय जो है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है 4% है, जिसमें एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करेगा 75%, मतलब 75% जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 3.25 मतलब 4 में से 0.75% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एम्प्लॉय का रहेगा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो रहेगा 3.25। अगर 0.75 और 3.25 मिला दिया जाए तो ये 4% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4% होगा। ये पहले कंट्रीब्यूशन कितना था? 6.5% था। 6.5% में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1.75 था और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो था 4.75 था। अब इसको घटा दिया गया है, क्योंकि ये समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है, और ये 2019 में 1 जुलाई 2019 में नया अमेंडमेंट करके इसमें इसका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को लेस कर दिया गया है, जिससे टोटल 4% कर दिया गया है, जिसमें 0.75% एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का 3.25% कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है, जो दोनों मिला करके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में ये पैसा जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी? ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी रहेगी कि इस कंट्रीब्यूशन को वो सीजी के फंड में जा करके जमा करे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड बनाया गया है उसमें ईएसआई का खाता है, और ये कहाँ पर है, किस बैंक में? इसको स्टेट बैंक में खुला हुआ है। ये किसी भी स्टेट बैंक में जा कर के इसको ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, जैसे सुविधा एम्प्लॉयर को मिले वो जमा कर सकता है। अगर मसलन मान लीजिए इसमें दो चीज़ें हैं,
देखिए कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सवाल उठता है कि कौन सा एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। मसला यहाँ पर टिकता है, इसमें वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, उसका केवल एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूशन करेगा जिसकी 176 रुपया पर डे लेबर है। अगर वो 176 रुपया पर डे लेबर पाता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, उसका सारा कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर ही करेगा और उसके ऊपर ESI एक्ट लागू रहेगा और वो ESI के अंतर्गत सारी सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी। तो एक बार और हम बता दें आपको, ESI जो कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना कब हुई? ये अक्टूबर 1948 में हुई। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसमें 2017 में जो इसका डाटा मिला तो इसमें 3.19 करोड़ फैमिली कवर्ड हैं, इसमें 8.98 लाख जो है इसमें एम्प्लॉय कवर्ड हैं और इसके जो रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाए गए हैं जो मतलब स्टेट लेवल पर बने रहते हैं। अच्छा, इसको गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और CG का फंड होता है। CG के फंड में कौन पैसा डालता है? एम्प्लॉयर डालता है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है? एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना ड्यूटी होता है। और इसमें वे भी एम्प्लॉयज़ शामिल किए जाएंगे जो आपने देखा होगा अप्रेंटिस करने के लिए किसी फैक्ट्री में जाते हैं। उनका जैसे मतलब मान लिए पीरियड डिसाइड कर दिया गया, 1 साल वो अप्रेंटिस करेंगे, उसके बाद उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया फैक्ट्री ने कि 2 साल तक के अप्रेंटिस करेंगे, 1 साल बढ़ा दिया या 6 महीना बढ़ा दिया, तो कहने का मतलब वो 1 साल जो पीरियड उनका बढ़ा हुआ है उस पीरियड में वो ESI के अंतर्गत कवर्ड हो जाएंगे। उनको भी ESI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एम्प्लॉयर को और वो उसके एम्प्लॉय ही माने जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि ESI में जब लागू होता है तो एम्प्लॉयर जो है कभी कभी क्या करता है कि बाहर से एम्प्लॉय को वो जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बुला लेता है फैक्ट्री में और उनसे वर्क कराता है। तो ये बताइए, जब बाहर से ESI वो फैक्ट्री का ओनर जो है, जो एम्प्लॉयर है, बाहर से वर्कर बुलाएगा, तो मुझे ये बताइए क्या वो लोग भी एम्प्लॉय कवर होंगे? देखिए यहाँ पर समझिए, अगर कोई एम्प्लॉयर बाहर से भी किसी तरीके के एम्प्लॉय को बुलाता है किसी भी वर्क करने को लिए, चाहे वो गार्ड का वर्क करे, चाहे वो किसी तरीके का कोई बिल्डिंग का वर्क कराए, वे एम्प्लॉय भी इसमें कवर होंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल मसलन मान लीजिए कि ग्रुप 4 है, वो गार्ड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी कंपनी है। उनका काम ये रहता है कि गार्ड्स वगैरह भेजना। अब मैंने फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री में मुझे गार्ड्स की ज़रूरत है और मैंने यहाँ से गार्ड मंगवा लिए ग्रुप 4 से। अब कहने का मतलब तो एम्प्लॉयर का ये राइट बनता है पूछने का कि वो सबसे पहले पूछे सिक्योरिटी कंपनी से कि जो ग्रुप 4 है जिसके अंदर गार्ड्स बहुत से हैं, तो पूछे कि इनका क्या ESI के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो इसको ESI के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन कराने पे दबाव डाले, उन्हीं एम्प्लॉय को ले जिनका रजिस्ट्रेशन हो। अब मसला ये उठता है कि यहाँ पर 2 एम्प्लॉयर हो गए, एक तो प्राइमरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी एम्प्लॉयर वो हो गया जिसके यहाँ मतलब जो है उसको बुलाया गया है, जिसने फैक्ट्री का ओनर बुला रहा है कॉन्ट्रैक्टर से कि हमारे यहाँ आकर के वर्क करो। अब कहने का मतलब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो किसकी ड्यूटी होगी काटने की, किसकी जमा करने की ड्यूटी होगी? यहाँ पर ये प्रश्न बन गया कि प्राइमरी वाले की बनेगी कि सेकेंडरी वाले की बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर फैक्ट्री का ओनर ने बुलाया है एम्प्लॉय को और उसने जिस सिक्योरिटी कंपनी या किसी कॉन्ट्रैक्टर से उसने लेबर लिए हैं, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी एम्प्लॉय उसके ही एम्प्लॉय कहलाएंगे सेकेंडरी वाले के जिसकी फैक्ट्री में वर्क हो रहा है, और वो ESI का पैसा उसका कंट्रीब्यूशन काट करके जमा करेगा और जब वो हिसाब किताब उसका करेगा कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसमें से ये ESI की अमाउंट काट लेगा। तो बात को समझे आप
कि यहाँ पर ईएसआई का कंट्रीब्यूशन क्या पहले कितना था, 6.5% था, जिसमें एम्प्लॉय जो है 1.75% और एम्प्लॉयर जो है 4.75% कंट्रीब्यूशन देता था। ये दोनों मिलाकर के 6.5% हो जाता था। अब नया जो चेंज 2019 में हुआ, 1 जुलाई 2019 में नया अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ, टोटल 4% है, जिसमें 0.75% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा और एम्प्लॉयर जो है 3.25% कंट्रीब्यूशन करेगा। अच्छा, वे कौन से एम्प्लॉई हैं जो इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और ईएसआई के अंतर्गत वो कवर्ड रहेंगे? वे एम्प्लॉई हैं जिनको 176 रुपया 176 रुपीज़ पर डे लेबर मिलती है, वो उसमें कवर होंगे, लेकिन उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। उनको जो है कंट्रीब्यूशन जो है उनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ही देगा। तो ये बात यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की ख़त्म हो रही है कि मतलब मान लीजिए, क्योंकि अच्छा ये कभी आपने गौर किया कि ईएसआई को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों रखती है? भाई ये मसला मान लीजिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को ही क्यों पावर दे दी गई है, क्यों पावर नहीं दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही क्यों अपने पास रखा है? क्योंकि ये जो है काफ़ी अर्निंग का डिपार्टमेंट होता है। देखिए, इससे काफ़ी पैसा अर्न होता है। जो चीज़ में ज़्यादा अर्न होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिपार्टमेंट ले लेती है और उसने स्टेट को पावर दे रखी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले और अप्रूवल लेने के बाद वो जो है ईएसआई जो हॉस्पिटल बने उनका वो निर्माण कराए, डिस्पेंसरी इस्टेब्लिश करे, उसके लिए वो वहाँ से पैसा लेते हैं और उसको कुछ पावर्स दी गई हैं कि जैसे एम्प्लॉय का इलाज कराना, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, वो उसकी देख रेख में स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन पॉलिसी जितनी बनाती है वो जो है केवल हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है और ये अमेंडमेंट जो कराती है वो स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए से अमेंडमेंट करा देती है। तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर ख़त्म हो रही है और कहने का मतलब है कि इससे काफ़ी एम्प्लॉई को राहत मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉई को आपने देखा होगा कि तरह तरह की उसके पास प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और कभी मतलब मान लीजिए वर्क कर रहा है, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया या मतलब जो मशीन चल रही है उसमें हाथ उसका कट गया या डैमेज हो गया या मतलब मान लीजिए स्लिप कर गया, गिर गया, या मतलब मान लीजिए उसमें महिला कर्मचारी हैं उनको तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी पीरियड वगैरह है, तो पता चला उसमें जो है आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। पहले इसका बहुत शोषण होता तो उसके लिए नियम बना दिए गए हैं और उसमें छुट्टी भी दे दी जाती है और ईएसआई के अंतर्गत जो पैसा उसका खर्च होता है वो भी दिया जाता है। यहाँ तक कि ईएसआई में इतने फ़ायदे दिए गए हैं कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है, उसको पता चला उसको जो है उसका जो दाह संस्कार कह लीजिए या कफन दफन कह लीजिए करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, तो इस स्कीम के तहत 10,000 रुपया उसको दिया जाता है कि जिसकी वजह से उसका क्रियाक्रम किया जा सके। तो इसलिए ये एम्प्लॉय के लिए ईएसआई जो बनाया गया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये हर फैक्ट्री पे लागू होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की फैक्ट्री हो चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो। लेकिन मैंने बताया कि ये कुछ जगह छोड़ करके जिसमें महाराष्ट्र और आपका चंडीगढ़ शामिल है, जिसमें थोड़ा सा फैक्ट्री की डिफिनेशन से थोड़ा सा अलग रखा गया। लागू तो होता है लेकिन वहाँ पर 20 एम्प्लॉई की एक लिमिट बना दी गई, वहाँ पर 20 एम्प्लॉई का होना कंपलसरी है, तभी वो फैक्ट्री में आएगा और वहाँ लागू हो जाएगा ईएसआई का कानून। और इसका आपको मैंने बता ही दिया कि हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है और स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1948 में हुई है और इसमें जो है इसकी जो है कई कमेटियां हैं ईएसआई कॉरपोरेशन की, क्योंकि इसमें जो चलाया जाता है वो ईएसआई कॉरपोरेशन एक तरह की कंपनी है जिसके ऊपर होल्ड जो है हमारा भारत सरकार का ज़रूर रहता है, लेकिन उसमें जो है काफ़ी मतलब एक बॉडी टाइप की बनी हुई है जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर पे। अभी तक के इतना आप लोग पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, आगे बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर पर हमारा होगा।